नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। दोस्तों, मैं एक साधारण सी अध्यापिका हूँ जो संस्कृत से लगाव रखती है और अपने इसी लगाव के चलते 10-12 साल संस्कृत अध्ययन को मैंने दिए हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं उन विद्यार्थियों की मदद कर सकूं जो संस्कृत से नेट जेआरएफ करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि दूसरे विषयों के मुकाबले अगर हम संस्कृत पाठ्यक्रम को देखें, उसकी विषय वस्तु हमें ऑनलाइन बहुत ही कम उपलब्ध होती है और क्रम से तो बिल्कुल ही नहीं होती, शायद जहाँ तक मुझे पता है। अगर हम सिलेबस को लेकर बैठें और उसके बिंदु 1 से हम तैयारी करना शुरू करें तो 1 से लेकर अंत तक मुझे नहीं लगता कि विषय वस्तु पूर्णतः उपलब्ध है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 का जो पाठ्यक्रम है उसे मैं शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों तक पहुंचा सकूं और मैं आप लोगों की मदद अपने नोट्स से ही करना चाहूँगी, क्योंकि नोट्स जो हैं ये निचोड़ हैं। ये कई सारी किताबों से मैंने तथ्य और निकाल निकाल के मैंने ये नोट्स बनाए थे। 3-4-5-6 किताबें जितनी मेरे पास थी, सभी से उस टॉपिक को खोजा, उसमें जो मुझे सही लगा कि यह सही है और यह परीक्षा की दृष्टि से यह सही है। मैं बिल्कुल भी विषय को बहुत ज़्यादा विस्तृत ना करके जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम उसी को कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेबस की चर्चा नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि संस्कृत नेट कोड 25 का सिलेबस अगर आप खोजेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर और देखते जाइए। उसी से शुरू करेंगे। उसकी जो पहली इकाई है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, उसका भाग 1 है दोस्तों, वेद काल निर्धारण। तो इसको देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यूजीसी को आवश्यकता क्या पड़ी कि इस टॉपिक को नेट के सिलेबस में डाल दिया। तो जरा सोच कर देखिए दोस्तों, आप संस्कृत से नेट करने जा रहे हैं और अगर कोई आपसे पूछ ले कि वेदों की रचना कब हुई थी, भाई बताना। क्योंकि संस्कृत अध्येता होने के बावजूद अगर हमें वेदों के काल का पता नहीं हो या काल के बारे में जो विचार हमारे दार्शनिकों ने दिए हैं वो हमें पता नहीं, तो हम उस व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएंगे। शायद यही प्रश्न यूजीसी वालों के दिमाग में भी आया होगा और यही सोचकर उन्होंने इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में डाला, हमारे पाठ्यक्रम में डाला, ताकि हम जान सकें कि वेदों के काल के बारे में हमारे भारत वालों की और पाश्चात्य विद्वानों की क्या धारणा रही है। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर के शुरू करते हैं अपने सफर को, साथ दीजिएगा। तो सबसे पहली जो इकाई है दोस्तों वो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है और उसका भाग 1 है वेद काल का निर्धारण। वेद काल के निर्धारण में हमें, वैसे तो वेद काल निर्धारण में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन यूजीसी वालों ने कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को ही हमारे सिलेबस में डाला। हम ज़्यादा डिटेल में जा करके उन्हीं विद्वानों के विचारों को जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैक्स मुलर है, फिर ए वेबर जी हैं, फिर जैकोबी हैं, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज और भारतीय परंपरागत विचार। इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखेंगे और इस अगले वीडियो में हम भारतीय परंपरागत विचार और भारतीय दार्शनिकों ने जो विचार दिया उनको देखेंगे, क्योंकि सारा एक साथ करने से सब घालमेल हो जाएगा और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अच्छा है कि हम 2 पार्ट्स बना लें, 2 भाग बना लें और 2 भागों में इसको जानें। तो आज हम पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, वेद काल का निर्धारण वैसे तो असंभव है, कोई बता ही नहीं सकता। कैसे बता सकता है? क्योंकि वेद तो सनातन है, हमारी संस्कृति तो यही मानती है। तो फिर क्या किया जाए? पाश्चात्य विद्वान हो या भारतीय विद्वान हो, उन्होंने जो टाइम निर्धारित किया है, जो समय निर्धारित किया, वो सिर्फ अटकलें हैं दोस्तों। बिल्कुल सटीक तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया है।
क्योंकि वेद तो प्राचीन काल से सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों से विद्यमान है। फिर भी जान लेते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों के क्या विचार है इस बारे में। सबसे पहले मैक्स मूलर साहब आते हैं। ये कौन थे? वैदिक साहित्य पर शोध कार्य करने वाले पश्चिमी विद्वानों में ये अग्रगण्य थे। इन्होंने वेदों पर बहुत शोध किया। तो इन्होंने ऋग्वेद रचना समय 1200 ईस्वी पूर्व माना। इन्होंने अपनी गणना का आधार क्या बताया, क्या बनाया, कैसे गणना की? इन्होंने कहा, बुद्ध धर्म उदयात प्राग एव च ब्राह्मण ग्रंथा वे रचंत है, कि बुद्ध बौद्ध धर्म के उदय से पहले ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जा चुकी थी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुद्ध ने ब्राह्मण ग्रंथों में विवेचित याग विधि की कड़ी आलोचना की है। महात्मा बुद्ध ने जो ब्राह्मण ग्रंथों में याग की विधि दी गई है उसकी कड़ी आलोचना की है। कई जगह पर पशु याग, नरबली, इन सब का वर्णन आता है। तो महात्मा बुद्ध अहिंसा को मानते थे, शायद इसलिए उन्होंने याग विधि की कड़ी आलोचना की है। तो बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इसलिए ऋग्वेद की रचना उससे बहुत पहले हुई होगी। इन्होंने मैक्समूलर साहब ने वैदिक वांगमय के 4 चरण निर्धारित किए। पहला चरण छंद काल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा मंत्र काल 1000 से 800 ईस्वी पूर्व, तीसरा ब्राह्मण काल 800 से 600 ईस्वी पूर्व, चौथा सूत्र काल 600 से 400 ईस्वी पूर्व। ऐसा लिखा हो आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगा दोस्तों। हम इसको याद कैसे करेंगे? हम ये जैसे मैंने याद किया था, मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने दिमाग में बिठाया, मैक्स मूलर नाम का एक व्यक्ति था, उसके 4 दोस्त थे, छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। इन चारों ने कहा, भाई हमें पैसे की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। तो मैक्स मूलर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास ना मैक्सिमम 1200 रुपए हैं, मैक्सिमम 1200 रुपए हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम टेक्निक से याद कर सकें, है ना। तो मैक्स मूलर ने कहा कि मेरे पास मैक्सिमम 1200 रुपए ही हो सकते हैं, मैंने देखा भी नहीं है मेरी जेब में कितने हैं, और आप सबको मैं बराबर बराबर दूंगा, क्योंकि आप सब मेरे लिए एक जैसे हो, एक समान हो। तो मैक्स मूलर साहब ने चारों को 200-200 दे दिए। उन्होंने, उनके पास 1200 थे, पहले मित्र को दिए 1200 में से 200 दे दिए, 1000 रुपए उनके पास बच गए। दूसरा मित्र आया मंत्र, उसने उसको भी 1000 दे दिए, उसके पास 800 रुपए बचे। फिर तीसरा आया, 800 में से 200 दे दिए, 600 बचे। और फिर चौथा आया सूत्र, उसको भी 600 में से 200 दे दिए। तो अब मैक्स मूलर साहब के पास 400 रुपए हैं बचे। हम इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। मैक्स मूलर 1200 और 4 मित्र, चारों को 200-200 दिए, उनके पास लास्ट में अंत में बचे 400 रुपए, ठीक है। तो फिर हम इसको क्यों ना माने, इसको अमान्य, ये अमान्य क्यों माना गया? इसको इन्होंने जो निर्धारण किया वो अमान्य क्यों? क्योंकि देखिए ये बिल्कुल अवैज्ञानिक और भ्रांतिपूर्ण प्रतिपादन है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जिन संहिताओं का वाचिक परंपरा से सहस्त्रों वर्षों तक प्रचार रहा हो, उनकी रचना के लिए सिर्फ 200 वर्ष का समय कैसे दिया जा सकता है? इन्होंने मंत्रों के लिए 200 वर्ष का समय दिया है ना, मंत्रों को ही तो संहिताओं के रूप में इकट्ठा किया गया। तो जिन मंत्रों का प्रचार इतने सालों तक रहा, क्या उनकी रचना सिर्फ 200 वर्ष में हो सकती है? ये सही नहीं लगता। अब अगला तथ्य क्या है? यह मानना भी उचित नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरे रचे जा चुके थे और उसके बाद ही आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। क्यों? क्योंकि आरण्यक और उपनिषद तो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं। अब कैसे? देखिए, तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग है उसे तैत्तिरीय आरण्यक कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को ही तैत्तिरीय आरण्यक कहते हैं। माध्यन्दिन और काण्व आप जानते हैं, ये दोनों शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं। इन दोनों का जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंत के 6 अध्यायों को बृहदारण्यक और वृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। तो हुए ना ब्राह्मण ग्रंथों के भाग। कृष्ण यजुर्वेद का जो श्वेतश्वर ब्राह्मण है उसी का एक भाग श्वेतश्वर उपनिषद है, श्वेतश्वत्र उपनिषद है, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ब्राह्मण तो पहले रचे जा चुके थे, आरण्यक और उपनिषद बाद में रचे गए।
कृष्ण ये हो गया। उसके बाद अंत में क्या हुआ, अंत में क्या निष्कर्ष निकला, मैक्स मूलर साहब ने खुद ही मान लिया कि मैंने जो मत दिया है वो सही नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने मत की निस्सारता स्वीकार करते हुए कहा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो वेदकाल का ठीक से निर्धारण कर सके। ठीक है। उसके बाद ए वेबर आते हैं। ए वेबर एक जर्मन विद्वान थे। उन्होंने सारा जीवन वेद विद्यार्थी के रूप में व्यतीत कर दिया, सारा जीवन वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने ऋग्वेद की काल गणना करते हुए काल गणना के बारे में विचार जब किया तो उन्होंने कहा कि वेदों के समय का तो निर्धारण किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये उस काल में बने, उस काल में निर्मित हुए जिस तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं है। उसके बाद तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, ए वेबर नहीं कोई खबर। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में ए वेबर से पूछ लिया जाए और ऑप्शन दिए जाएं 4000, 3000, 6000। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपने दिमाग में रखिए, ए वेबर नहीं कोई खबर। ए वेबर ने कहा कि वेदकाल का निर्धारण करने के बारे में कोई खबर नहीं है, हम निर्धारण कर ही नहीं सकते। उसके बाद जैकोबी आते हैं। जैकोबी एक जर्मन विद्वान थे। उन्होंने काल गणना का आधार ज्योतिष को माना और उन्होंने क्या किया, जो कल्प सूत्र हैं, कल्प सूत्रों में विवाह संबंधी प्रकरण है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कल्प सूत्र क्या है। कल्प सूत्र दोस्तों, कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति है। कल्प क्या है, कल्प वो हैं जिनमें यज्ञ की विधियों और वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन किया गया है ना। और कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ माना जाता है। हम कल्प के बारे में फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल्प सूत्रों के आगे जाके 4 भाग हो जाते हैं, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो जो कल्प सूत्र हैं उनमें कहीं विवाह संबंधी प्रकरण है, ये गृह सूत्र के अंतर्गत आया होगा। उसमें एक पंक्ति इनको मिली कि ध्रुव इव स्थिरा भव, कि ध्रुव उस समय पर स्थिर था। ध्रुव तारा उस समय बहुत ज्यादा चमकीला रहा होगा। और यह स्थिति जो है ये कब की, लगभग 2000 साल पहले रही होगी, ईसा से भी 2000 साल पहले। ठीक है। इसलिए इन्होंने माना कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2700 ईस्वी पूर्व हुई होगी और ऋग्वेद तो उससे भी पहले यानी कि 4500 ईस्वी पूर्व बना होगा, रचना हुई होगी ऋग्वेद की। हम इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, हम ऐसे याद रखेंगे जैसे जैकोबी जैसे जर्मन विद्वान और जैसे ज्योतिष। जैकोबी जर्मन ज्योतिष, और जैकोबी जो था वो किसी को, ऐसे मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि जैकोबी जो था वो किसी को भी अपने कन्या के विवाह में बुलाना नहीं चाहता था। ठीक है। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि जैसे जैकोबी और कन्या विवाह यानी कि विवाह संबंधी प्रकरण से इन्होंने उठाया क्या कि ध्रुव इस तरह भव। तो मैंने ऐसे स्टोरी बनाई कि जैकोबी किसी को भी अपने कन्या के विवाह में बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन जो आना चाहते थे उनको इन्होंने विकल्प दिया। इन्होंने विकल्प दिया कि जो भी आएगा भाई वो 4500 रुपये कन्यादान में देकर जाएगा तो आ सकता है। तो हम इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हैं, जैसे जैकोबी जर्मन विद्वान, ज्योतिष आधारित रचना, ज्योतिष आधारित गणना, और जो कोई भी विवाह में आएगा विकल्प दिया कि आ सकते हो 4500 रुपये कन्यादान देना पड़ेगा। जैकोबी विकल्प विवाह 4500, इस तरह से आपको जो पेपर में याद आ जाएगा कि जो कोई भी विवाह 4500 रुपये कन्यादान, इस तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद एम इंटरनेट जाते हैं। एम इंटरनेट साहब ने क्या कहा, इन्होंने जो ज्योतिष पर आधारित जितने भी मत थे उन सब की आलोचना कर दी और अपनी गणना का आधार पुरातत्व विज्ञान को मान लिया। इन्होंने जो बाहरी प्रमाण थे उनको असंगत माना और जो आंतरिक प्रमाणों की खोज में लग गए और फिर निष्कर्ष निकाला कि गौतम बुद्ध और महावीर ने तो वेदों को अपने से पहले का माना है। यह हमें कई जगह उदाहरण मिल जाते हैं। तो गौतम बुद्ध 500 ईस्वी पूर्व हुए थे, तो ऋग्वेद का समय 2000 से 2500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य की रचना के लिए इतना समय तो 2000 से 2500 वर्ष तो अनिवार्य है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वैदिक साहित्य है, उसकी रचना थोड़े से समय में तो हो नहीं सकती। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए थोड़ी सी अंग्रेजी का यूज कर लीजिए अपने फायदे के लिए।
एम विंटर निर्जित, ये कहते थे आप सब बेकार हो, आप सब ने गलत निर्धारण किया। आई एम विन, मैं जीतूंगा। कैसे? ये जितने ज्योतिषी हैं इन सब का मत बेकार है। मैं पूरा तत्व विज्ञान के आधार पर, कि तुम तो ना ढकोसलेबाजी करते हो, अनुमान लगाते हो, मैं पूरा तत्व विज्ञान के आधार पर तर्क दूंगा। इन्होंने जो बाहरी परमाणु जितने भी थे उन सब की आलोचना कर दी और आंतरिक परमाणु की खोज करके की। आंतरिक परमाणु में भी क्या पाया? गौतम बुद्ध और महावीर ने वेदों को अपने से पहले का माना था। ये तो मैक्स मुलर साहब पहले ही बता चुके थे ना। तो नया क्या निकाला? नया तो कुछ भी नहीं निकाला। तो इन्होंने 2000 से 2500 साल पहले की मान ली। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि एम विंटर नेट्स पुरातत्व विज्ञान जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाला है, किसके आधार पर? पुरातत्व विज्ञान के आधार पर। इन्होंने कहा कि मैं विन होऊंगा, मैं जीतूंगा पुरातत्व विज्ञान के आधार पर, और बाहरी परमाणु को मैं नहीं मानूंगा, आंतरिक परमाणु की खोज करूंगा। और खोज कर भी निष्कर्ष यही निकाला कि गौतम बुद्ध और महावीर से पहले के वेद थे। मतलब इतना कुछ झंझट किया, और ये बात तो मैक्स मुलर साहब बता चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से पाश्चात्य विद्वानों के जो विचार थे दोस्तों उनको हमने देखा। अगली वीडियो में हम भारतीय परंपरागत विचारों को जानेंगे कि उन्होंने हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए गए, कैसे निर्धारण किया गया, और अंत में जाकर के किस तथ्य को प्रामाणिक माना गया। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो संस्कृताय। जयतु भारतम।